हाँ, तो हम आ चुके हैं आज का नया वीडियो में। ये अपना रहा सिविक्स का, क्या रहा भैया, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। क्या है? सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। और क्लास किसका है भैया? तो 8 का। ये क्या है? स्पेशल क्लास है, ओनली 8। और कोई भी इसको पढ़ सकता है, क्योंकि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। तो कोई क्लास का हो इसे पढ़ सकता है। तो ये आज रहा 8 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1। ये किस पर ये रहा अपना चैप्टर? तो ये भारतीय संविधान यानी अपना संविधान जो है इस पे ये पूरा चैप्टर है। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप ये वाला फिगर देख सकते हैं। ये फिगर को आप अच्छे से देखिए दोस्तों। जो ये फिगर है आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फिगर जो है अपना किसका है, तो हम आपको बताने की कोशिश करें। ये जो अपना फिगर है दोस्तों, ये वाला फिगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान, भारत का संविधान हो गया। आप समझ गए दोस्तों, ये भारत का संविधान के बारे में पूरा चैप्टर है। तो ये पूरा चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है। तो हम इसको नोट्स के ज़रिए पढ़ेंगे और समझाने के लिए बुक पे आएंगे। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, मज़ा आ जाएगा, पूरा मज़ा आ जाएगा। और सीखने के लिए तो 2-3 लास्ट में मज़ेदार टॉपिक रहेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। और बीच में मज़ेदार टॉपिक्स, बहुत सारे मज़ेदार टॉपिक्स रहेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मज़ा आ जाएगा। एंड नॉन फैक्ट्स भी रहेंगे जो आप नहीं जानते थे पहले, जो आज जानने वाले हैं। हाँ, तो भारतीय संविधान में क्या कुछ होगा जो हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में। यानी ये पूरा चैप्टर भारतीय संविधान पर डिपेंड है। तो संविधान किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू में ही है संविधान यानी भारतीय संविधान। तो पहले तो संविधान को जान लेना जरूरी है। एक लिखित पुस्तक जो हम आपको उस समय दिखाए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे किसी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत नियम होते हैं। देखिए दोस्तों, जो वो पुस्तक था दोस्तों, यानी मान लीजिए ये पुस्तक है, ये क्या है? भारतीय संविधान का पुस्तक है। इसमें जो दोस्तों शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो मूलभूत नियम है इसमें रहेगा दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आपको इस तरह से याद रखना है कि शासन और प्रशासन की चलाने वाली जो मूलभूत नियम है उसे इतिहास कहते हैं। तो आप इस तरह से पूरी तरह से याद रख लेंगे कि एक लिखित पुस्तक जिसमें किसी देश के शासन और प्रशासन के चलाने के लिए मूलभूत नियम होते हैं। समझ चुके हैं दोस्तों? तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, आप पूछेंगे कि तो इसका कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। ज़रूर होगा। मान लीजिए आप एग्जाम्पल में ले लेते हैं शिक्षा कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये जो है दोस्तों 2009 में लागू हुआ था। 2009 में था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये एक बुनियादी कानून है। ये जो है दोस्तों एक बुनियादी कानून है। इसमें जैसे कि 6 से 14 वर्ष के लड़का लड़कियां ही किसी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। यानी आप 6 से 14 वर्ष के हैं तो आपको किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। पर अब एक और है दोस्तों, प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में, यानी आप मान लीजिए ये रहा और ये मतलब यहाँ से दायरा शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों। और ये जो है अपना 3 किलोमीटर का दायरा है, ठीक है दोस्तों। ये कितना का है? 3 किलोमीटर को हम आपको समझाने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास करेंगे और आप आशा की समझेंगे। तो ये 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल होना चाहिए। समझ रहे हो दोस्तों? ये जो 3 किलोमीटर का दायरा आपके घर से, इसके 3 किलोमीटर के दायरा में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए पढ़ाई के लिए। कक्षा 1 से 5 यानी कक्षा 1 to 5 मानिए क्या हो है, तो 1 to 5 तक के विद्यालय छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होगा? 30:1 होगा। यानी
30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। समझ रहे हो दोस्तों, ये जो है अपना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार है। ये कितना में लागू हुआ था? 2009 के अनुसार है। ये कुछ 6 जैसा दिखने में लग रहा है, बट नो, ये 2009 होगा। यानी 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना जरूरी है, ये सरकारी स्कूल के नियम के अनुसार। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, या आगे क्या कुछ है। तो यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पर से देखेंगे दोस्तों, 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की और संविधान निर्माण की मांग की। कितने में दोस्तों? इसको आपको याद रखना है। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की। आपको समझ में आ रहा दोस्तों? कितने में की? तो आपको पूछा जा सकता है कितने में किया, तो 1922 में, 2022 में नहीं, 1922 में किया। उसके बाद ये अलग पेन से समझाने की कोशिश करते हैं। ये 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग की, और जो राष्ट्रीय कांग्रेस था वो 1934 में मांग किया। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जैसे कि हम बताए थे, इसमें नॉन फैक्ट्स रहेगा। जो आप नहीं जानते तो उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप नॉन फैक्ट्स में आपको हम बताते हैं क्या कुछ है। हाँ, तो नॉन फैक्ट्स में आपका स्वागत है। बीच का जो है, हम बोले थे बीच बीच में ये सब हम बताते रहेंगे जो आपको जानने योग्य बातें हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसकी प्रारूप समिति का यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। अब हो गया दोस्तों, इसमें कितने सदस्य थे? 299। आगे और कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, बड़े कक्षे में जाइएगा 9th 10th में, लेकिन अभी इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं और जो है अपना वो देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में 9 जनवरी 1946 क्या था दोस्तों? भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। कितने में शुरू किया दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, 9 जनवरी। क्या दोस्तों? 9 जनवरी 1946, ये आपको याद रखना दोस्तों, 1946। समझ रहे दोस्तों? 1946 आपको ये याद रखना है। 26 नवंबर 1949 में संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ। कितने में हुआ दोस्तों? संविधान लिखने का कार्य पूरा 22 नवंबर 1949, यानी 50 में एक कम। समझ गए दोस्तों? 49। अब देखते हैं आगे अपना जो था, आप समझ चुके हैं। और लागू कब हुआ दोस्तों? बन गया 22 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ दोस्तों? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ गए दोस्तों? इसे हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसको। अब हम ये तो विशेष था, यानी नॉन फैक्ट्स जो आप नहीं जानते थे, हम इसको बताने का कोशिश किया। और इनमें से कई बच्चे आप जानते भी होंगे, जो हमारे दोस्तों हैं, भाइयों दोस्तों जो भी हैं, वो जानते भी होंगे कुछ। अब हम देखते हैं आगे। उन्नीस 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ये आपको याद रखना दोस्तों, 1946 में संविधान सभा की गठन किया गया। 1947 से 1949 के बीच संविधान सभा में एक स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। समझ सकते हैं दोस्तों? 1947 से 1950 के बीच, यानी 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान को बनाने का कार्य तैयार किया। ठीक है दोस्तों, अब है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इसको हम कौन से रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस।
क्या गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इसका जो है। अब हम देखते हैं संविधान की ज़रूरत। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ा, आप समझ सकते हो। आप पूछोगे संविधान बनाना ही क्यों था, इतना दिन लगा इसको बनाने में, इतना मेहनत, इतना पैसा खर्च हुआ जो भी, तो इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो हम अब ज़रूरत की ओर बढ़ते हैं। आज दुनिया में संविधान की ज़रूरत जो है, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। बहुत सारे देश हैं दुनिया में दोस्तों, उसमें ज़्यादातर देश के पास अपना एक संविधान है। भारत हो गया, यूएसए यानी अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इसी तरह से अन्य बहुत सारे देश हैं, उनको अपने संविधान बनाया है। पहला है संविधान ही बताता कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। संविधान है जो बताता दोस्तों हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, तो समझ रहे हैं दोस्तों। दूसरा, संविधान ही ऐसा नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सकता है। संविधान है जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इससे राजनेताओं जो हैं वो सत्ता में हैं, उनको दुरुपयोग रोका जा सकता है। ये जो कुर्सी है दोस्तों, इस पे बैठे हैं, मतलब मान लीजिए, और ये गलत निर्णय ले रहे हैं, यानी ये कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो कुर्सी है इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये संविधान के द्वारा ही इसे रोका जा सकता है। ये अपना दूसरा हो गया ज़रूरत। अब हम देखते हैं तीसरा ज़रूरत को। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, मज़ा नहीं आया तो सब्सक्राइब नहीं करिएगा, और मज़ा एक थोड़ा सा भी या एक वर्ड भी आप नया सीखते हैं कुछ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा, लास्ट तक बने रहिए। तो तीसरा, संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार होता क्या है, तो हम पहले इसको आपको यहाँ बताते हैं। धर्म, नस्ल और लिंग। धर्म यानी दोस्तों हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब धर्म हो गया। नस्ल हो गया दोस्तों जाति, यानी किसी भी जाति। लिंग और जन्म स्थान, लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अन्य एक और लिंग होते हैं। जो जन्म स्थान यानी कहीं पे उनका जन्म स्थान हुआ, उसके आधार पर देश के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं दोस्तों, ये 4-5 के आधार पर किसी भी देश को, नागरिक को भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये समानता का अधिकार है दोस्तों। हम इसको अन्य एवं विस्तारित रूप से भी पढ़ेंगे आगे। अंतर सामुदायिक वर्चस्व, इसको क्या कहते हैं, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर दबाव बनाना। मान लीजिए दोस्तों, ये जो है एक ताकतवर समुदायिक है, ठीक है, और बी है जो एक कमज़ोर समुदायिक है। तो इस पे जब बनाया जा रहा है क्या, इस पे क्या बनाया जा रहा है, समुदाय को दबाना, यानी इसे दबाव दिया जा रहा है, यानी किसी भी बात के लिए इसे दबाया जा रहा है। तो ये अंतर सामुदायिक वर्चस्व हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ चुके होंगे। अब अंतर सामुदायिक वर्चस्व देखेंगे। एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा देते हैं। तो ये तो ए बी का मामला था। अब ए का मामला है दोस्तों, समझ रहे हैं कुछ, यानी ए जो है ये ताकतवर है और ये हल्का कमज़ोर है, यानी थोड़ा कमज़ोर है, इसी के द्वारा इसे दबाया जा रहा है। तो ये हो गया अंतर सामुदायिक। समझ रहे हैं दोस्तों, अंतर मन खुद के अंदर और अंतर यानी एक दूसरे। ठीक है दोस्तों, इससे भी आप याद रख सकते हैं, अंतर यानी अपने अंदर ही और अंतर यानी एक दूसरे से। संविधान का मुख्य लक्षण, भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपको, एक भी पैसा नहीं लगने वाला, फ्री में होता है दोस्तों, कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बनाने में। तो अब देखते हैं ये क्या है संविधान का मुख्य लक्षण। तो हम आपको भी ये विशेष टॉपिक्स के माध्यम से इसको हम बताने जा रहे हैं। विशेष टॉपिक इसको हम मान लिए दोस्तों, भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण। ये इसका मुख्य लक्षण के बारे में जानेंगे। भारत को एक लोकतंत्र देश होना चाहिए।
फिर से पढ़ देते हैं इसको, हो सकता है थोड़ा गलत हो गया, हो सकता नहीं ये हो गया हमसे थोड़ा सा गलत, बट इसको फिर से हम पढ़ेंगे। भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता के प्रति सम्मान दिखाएं। समझ रहे हैं कुछ दोस्तों? हम जिस तरह से आपको बताएं उस तरह से आप तो थोड़ा बड़ा समझ में आ चुका होगा, तो हम इसको विशेष रूप से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत को एक लोकतांत्रिक यानी अपने अनुसार से नेता को चुनने का अधिकार होना चाहिए, इसका मुख्य लक्षण है कि नहीं दोस्तों? किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जा सकता इस पर कि हाँ भैया तुम हम ही को वोट दो, हम किसी को दे सकते हैं, इसमें ऐसा है। ठीक है दोस्तों, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। आज भी हम लोग जो है नीचे जाति वाले को घृणा की नज़रों से देखते हैं, अपने से कमज़ोर को घृणा की नज़र से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता के प्रति सम्मान दिखा, ये सब नहीं हो रहा दोस्तों आजकल, ये सब नहीं हो रहा। आप हमको आशा कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं जो। अब देखते हैं संघवाद। ये संघवाद क्या है भैया? हमको कुछ नहीं समझ में आया, आपको भी नहीं आया होगा, लेकिन हम हैं तो डरने का नहीं, समझा देगा इसको हम अच्छा से एकदम। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फिर से पढ़ते हैं इसको, उसके बाद अच्छे से समझते हैं। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। देखते हैं दोस्तों, देश में एक स्तर से सरकार का होना, तो ये देख सकते हैं एक से ज़्यादा है दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, यही है संघवाद। अब देखते हैं मतभेद को दूर करने के लिए, मतभेद को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। कहा है, हम इसको देखते हैं। संघवाद का है जो दोस्तों, इसका 3 सूची में बांटा गया है। तो ये अपना है जो पहला सूची है, ये पहला सूची में क्या है? केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीति, नियम, कानून और योजना बनाएगी। ये है जो दोस्तों, कौन है ये? जो है दोस्तों, ये काम करेगा, ये वाला काम करेगा। हम आपको काला पेन से समझाने का कोशिश करते हैं। ये केंद्र सरकार है जो दोस्तों ये सब काम करेगा, नीति, नियम, कानून और योजना बनाएगा। समझिए दोस्तों, ये क्या करेगा? तो ये नीति और नियम, कानून, योजना बनाएगी, इसका यही काम हो गया दोस्तों। रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामलों आदि यही देखेगा दोस्तों। ये सूची नंबर 97 यानी 97, संघ सूची 97 के अंतर्गत है ये दोस्तों। ये केंद्र सरकार है, पूरे देश के लिए नीति, नियम, कानून और योजना बनाएगी। रक्षा, मुद्रा और बैंकिंग, विदेशी मामला देखेगी, विदेशी मामला भी देखेगी दोस्तों, ये बैंकिंग का भी मामला देखेगा। सुरक्षा का भी, यानी देशवासियों की सुरक्षा, और पैसा का भी मामला वही देखेगा। इसमें हम सबको कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ना भी है तो आप इसे पढ़िए। ये पहला रह गया था अपना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में किसका क्या है, तो हम दूसरा को पढ़ते हैं। दूसरा में है जो भैया हम आपको समझा दे रहे हैं, राज्य सूची 66 यानी 66, ये है दूसरा। ठीक है दोस्तों, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आया। समझ गए दोस्तों, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। समझ रहे दोस्तों, ये जो है ये दोनों, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आया, और वो था यानी वो ये वाला था जो अपना सूची संघ 97 ये था केंद्र सरकार के द्वारा, और ये जो अपना सूची नंबर 2 ये है राज्य सूची 66 यानी 66। समझ गए दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा। ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आज़ादी मिलनी चाहिए, किसी भी कार्य के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए। आवाज़ी नहीं दोस्तों, आबादी। अरे थोड़ा पढ़ने में गलत हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं, हम आपके लिए आपको समझाने की कोशिश हद तक करेंगे जिसमें कि आपको समझ में आए। ये पेन कुछ गड़बड़ चल रहा है, अपना पेन कुछ ख़राब हो चुका है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, जब तक हम हैं पेन भी ख़राब होगा तो हम आपको बताएंगे अच्छी तरीक़े से। तो अब राज्य सूची 66 की ओर
बढ़ते हैं हम सब। तो राजसूची 66 में है क्या? राज्य सरकार के था और स्वतंत्र आज़ादी मिलना यानी स्वतंत्र मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य और पुलिस, यह पुलिस की ओर से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार की ओर से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हम सब का ये शिक्षा का आज़ादी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य एवं यानी अस्पताल की ओर से एक अच्छी स्वास्थ्य का ज़्यादा स्वायत्तता यानी अच्छा स्वास्थ्य का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अच्छी वाणिज्य बहुत, और पुलिस का सुरक्षा भी अच्छी होना चाहिए दोस्तों। मान लीजिए हमें किसी चीज़ का दिक्कत हुआ तो हम उसके पास गए दोस्तों, वो हमारी मदद करें। हम आपको एक कहानी की तरफ से बताते हैं दोस्तों, जिसमें कि पुलिस हमारी मदद करना चाहिए, बट इसमें पुलिस मदद नहीं कर रहा। हम आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश। कहानी ये है कि दोस्तों एक मुस्लिम परिवार था। कहानी को अच्छा तरह से सुनिएगा। एक मुस्लिम परिवार था, वो हिंदुओं का क्षेत्र में रहता था दोस्तों। तो वो था जो दोस्तों, मान लीजिए ये अपना एक मुस्लिम परिवार था, ये बड़ा इलाका था, हिंदुओं का क्षेत्र में ये रहता था। इसको जिंदा जला दिया गया, एक आदमी को इसको जिंदा जला दिया गया। जलाया नहीं, जलाने वाला था। तो ये जो था ये कोर्ट में यानी पुलिस के पास पहुंचा सुरक्षा के लिए। इसे स्वतंत्र रूप से सुरक्षा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों पुलिस ने इसकी FIR नहीं लिखी और इसे थाना से बाहर जाने को कहा। उसके बाद दोस्तों ये कुछ देर बाद इसे जला दिया गया हिंदू समाज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? जला दिया गया इनको। तो इसी तरह से इसको पुलिस को इनकी सहायता करनी चाहिए थी, जो दलित परिवार था इसको, मुस्लिम को, लेकिन पुलिस नहीं किया। किसी भी कारण से ये हिंदू लोग जला दिए। बट कोई बात नहीं, कोई कारण होगा तभी जलाए होंगे, लेकिन उसको कोर्ट की ओर से देखा जाता। इसे पुलिस पहले रोकथाम करती, उसके बाद कोर्ट से के रूप से ये मुस्लिम परिवार को सज़ा मिलता। लेकिन नहीं, पुलिस इसे नहीं रोकी, क्योंकि पुलिस का भी जान का खतरा हो सकता था यदि वो इसे रोकता। इसीलिए पुलिस अपने जान के लिए उसे नहीं रोका, लेकिन पुलिस को निष्पक्ष उसको सहायता करना चाहिए था दोस्तों। ये हमारी कहानी थी। तो अब हम इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। समावर्ती सूची 47। ठीक है दोस्तों, ये कहानी था दोस्तों, इसको दिल पर मत लीजिएगा, ये बस आपको समझाने के लिए कहानी था। मुस्लिम लोग भी कुछ गलती किए थे इसीलिए, लेकिन उसे सरकार के द्वारा मिलना चाहिए था और पुलिस को इसको मुख्य रूप से सुरक्षा देना चाहिए था। उसे सरकार यानी उसके न्यायालय की तरफ से उसे दंड मिलता, जो भी मिलता। अब देखते हैं इसको। समावर्ती सूची 47, समझ रहे हैं? ये 47 है, ठीक है। 47 केंद्र और राज्य सरकार, इसका दोनों का संयुक्त फैसला ले सकते थे। ठीक है दोस्तों। वन, कृषि, शिक्षा, गोद लेना आदि, समझ सकते हैं दोस्तों। वन इसका जो है दोनों इसका काम करेगा दोस्तों। इसका ये जो दोनों सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। वन, कृषि, शिक्षा, गोद लेना। वन यानी वन को बचाने के लिए दोस्तों राज्य सरकार भी फैसला ले सकता है और केंद्र सरकार भी, यानी राज्य में जो वन है उसकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार, और जो देश भर में वन है उसके लिए केंद्र सरकार। समझ रहे हैं? कृषि के लिए भी, इसी तरह से शिक्षा के लिए भी और गोद लेने के लिए भी। तो हम देखते हैं दोस्तों संसदीय शासन पद्धति। आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों गौर से इसको सुनिएगा। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियां चुनाव लोग खुद करते हैं। ठीक है दोस्तों। भारत का संविधान अपने वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। वयस्क नागरिक यानी 80+, यानी 18+ जिसका उम्र रहेगा वो वोट डालने जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हो गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, 21 साल से ज़्यादा का उम्र भारतीय प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। इसके अनुसार दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तरफ से 21 साल से ज़्यादा उम्र की सभी
भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। अब देखते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। जनता को अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है, यानी कोई भी नागरिक देश का, ठीक है दोस्तों, कोई भी नागरिक देश का कोई भी नागरिक था दोस्तों, वो देश को सीधी तरीक़ा से वो कर सकता था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, अब हम इसको अच्छे से समझाते हुए जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। कोई भी लोग हैं जो इसको वोट डाल सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। मान लीजिए दोस्तों, ये जवाबदेह प्रतिनिधि जनता के लिए जवाबदेह है, ये खुद भी लड़ सकता है। जिसको भी मन चुनाव लड़ने के हुए वो लड़ सकता है दोस्तों, उसका मिलेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार है उसे संवैधानिक वयस्क मध्यिका के ओर से। अब देखते हैं शक्तियों का बंटवारा। ये क्या है अपना शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझ गए दोस्तों, शक्तियों के बंटवारा ये है, इसके 3 अंग हैं। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, विधायिका में हम जो चुनते हैं वो होते हैं। कार्यपालिका में जो कानून को लागू करने को, शासन चलाने का काम देखते हैं। कार्यपालिका में जो कानून बनाते हैं दोस्तों और शासन चलाने का कार्य देखते हैं, उसे कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका, न्यायों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। जहाँ पे न्याय मिलता है दोस्तों उसे न्यायपालिका कहा जाता है। मौलिक अधिकार देखते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है दोस्तों। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाती है। मौलिक अधिकार है जो दोस्तों, उसे भारतीय संविधान को अंतरात्मा भी कहते हैं। तो हम इसे देखते हैं दोस्तों, कौन सा है इसमें। तो इसकी लगभग 6 प्रकार है हमारे अनुसार से, ऐसे 6 ही प्रकार होंगे। अब देखते हैं, पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग को समान। शुरू में भी आपको बताया था दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम आपको जिस तरह से बताया था दोस्तों, उसी तरह समानता का अधिकार ये रहा, ठीक है दोस्तों। धर्म, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के नज़र में लोग समान हैं, ये हो गया समानता अधिकार, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम इसको इस बार अच्छे तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग आने जाने रहने तथा कोई व्यवसाय पेशा या कारोबार करने के अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता अधिकार सिंपल सी है दोस्तों, आप देखें तो इसका जो अधिकार है दोस्तों, हम बताते हैं आपको फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है जो दोस्तों भाषण की, मतलब जो कोई भी भाषण दे सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गया संगठन बनाने का स्वतंत्रता, कोई भी संगठन बना सकता है किसी काम के लिए। देश में किसी भी भाग में आने जाने की व्यवस्था तथा रहने की और व्यापार, पेशा या कारोबार करने का अधिकार मिल सकता है। हम भारत में रहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आकर व्यापार कर सकता है, अपना पैसा लगा सकता है, ठीक है दोस्तों। देश यानी सॉरी दोस्तों, ये हम आपको गलत बता दें, यानी ये भारत रहा दोस्तों, मान लीजिए, बट ये ऐसा नक्शा नहीं है उसका, वो नक्शा उसका अच्छा है, हम हल्का उसका बनाने का कोशिश करते हैं दोस्तों। ये मान लीजिए भैया आपको ये भारत हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये अपना भारत रह गया, ठीक है दोस्तों, अपना ये भारत हो गया, ठीक है दोस्तों। हम आपको अच्छे तरीक़ा से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे तरीक़ा से समझो दोस्तों। मेरा काम है आपको अच्छी तरीक़ा से समझाना, आपका काम है हमें सब्सक्राइब और लाइक करना। और ना भूलिएगा दोस्तों कि लाइक कर जाना है, लाइक कर जाना दोस्तों। आपको प्लीज़ आपसे ये विनती है हमारी, आप सुनिए और लाइक करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।
हाँ, तो अब देखते हैं, ये अपना ये भारत हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अपना भारत हो गया। ठीक, हम छोटा सा नक्शा बना दिए जितना हमें बनाने आता है। ये मान लीजिए बिहार है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा है दोस्तों, यहाँ पे केरला है दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों, अन्य प्रकार है। तो हम केरला से जाकर बिहार में स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार से हम वहाँ पर जाकर व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं, पेशा या कोई कारोबार वहाँ कर सकते हैं। ये हुआ अपना स्वतंत्रता का अधिकार। समझ गए दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, हमको ये आशा है आपसे। तो अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है दोस्तों। शोषण का विरुद्ध जो है अपना अधिकार, तो अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ये शोषण है। मानव का व्यापार यानी मनुष्य को बेचना, जबरिया श्रम यानी ज़बरदस्ती उससे श्रम करवाना, 14 वर्ष यानी 14 वर्ष उम्र के बच्चों को यानी 14 वर्ष से कम बच्चों की मजदूरी करवाना अपराध है। ये शोषण विरुद्ध अधिकार है। समझ गए दोस्तों, आप इस पर केस भी कर सकते हैं यदि आप पर ऐसा कोई दबाव है तो। अब हम देखते हैं चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा को मजदूरी पर अपना अपराध है। ये कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, फिर से हम इसे पढ़ेंगे, हमसे ही गलती हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा को मजदूरी पर रखना अपराध है। समझ गए दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए, हम आपको 2 घंटे के अंदर आंसर डाल देंगे। प्राकृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय है। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया दोस्तों, तो हम बता दें ये है संस्कृति। किसी भी धर्म और भाषा पर रोक नहीं लगाया जा सकता। आप किसी भी भाषा और धर्म को बोल सकते हैं। शैक्षणिक का अधिकार है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं जाकर। ठीक है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष, ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये 6ठा नंबर हम जिस तरह से आपको बताए थे 1 to 6 है जो भारत ये था। तो सभी को अपना धार्मिक विश्वास को, मान्यता को पूरी आज़ादी देने का छूट देता है। सभी को अपने धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी मानने की छूट देता है। भारत में ऐसा कानून लागू है दोस्तों, आप चाहें तो मुस्लिम धर्म को माने, ईसाई धर्म को माने, आप चाहे तो हिंदू धर्म जो भारत का सबसे बड़ा धर्म है इसे आप माने। ये सबसे बड़ा धर्म है भारत का दोस्तों, हिंदू धर्म। ये विदेश में भी छा रहा धीरे धीरे। ये जो हिंदू धर्म है दोस्तों विदेश में भी छा रहा है। तो हिंदू धर्म है, कुछ दिनों बाद बड़ा धर्म बनने जा रहा विश्व का, तो आप इसको याद रखना। तो इसी तरीक़ा से आपको मानने का छूट है भारत में। आप किसी भी धर्म को पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जिस तरीक़ा से मानिए कि हिंदू धर्म में शादी के लिए 7 फेरे लगाकर शादी को संपन्न करते हैं। मुस्लिम धर्म में जो मौलाना होता है यानी मौलवी से पूछकर यानी उनकी स्वीकृति, दोनों वर वधू की स्वीकृति से उसे शादी करवाया जाता है। ईसाई में दोस्तों पादरी के समक्ष एक जो अंगूठी होता है इसके अदल बदल से शादी संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। इसी तरह से दोस्तों ये सब आज़ादी है। अब देखते हैं ये क्या है। ये लास्ट में जो एक टॉपिक है छोटा सा अपना दोस्तों, इसको देखते हैं। राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म में राजकीय धर्म को बढ़ावा नहीं देता। राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का बढ़ावा नहीं देता। समझ चुके हैं आप दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब ये दोस्तों मेन टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ चुके हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, इसको याद रखना आपको। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी यानी
इंडिफिनिट जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिंह थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी बीटी कृष्णमचारी। ठीक है दोस्तों। मूलभूत अधिकार एवं प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यानी नेहरू चाचा थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव, यानी BN राव। ठीक है दोस्तों, ये थे अपना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। आपकी परीक्षा में ये ज़रूर पूछा जाएगा, आपको जीके का सवाल में भी पूछा जाएगा। हम मान लिए आपको पूछ दिए संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको फटाक से आंसर दे देना है, याद है तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, यानी बाबा अंबेडकर। अब हम कहीं से भी पूछ दिए आपको संविधान सभा के उपाध्यक्ष का नाम बताइए जी, ये बहुत बड़ा हो सकता है तो हमको इसको इस तरह से याद रखना है, HKMBT के। ठीक है दोस्तों, यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी बीटी कृष्णमचारी। इस तरह से आपको याद रखना दोस्तों, परीक्षा में कभी भी पूछ सकता है। इसका कोई जो है निश्चित नहीं है कि परीक्षा में पूछा ही देगा ये, लेकिन पूछा ही देगा। कोई प्रश्न पूछे चाहे नहीं, इसमें से 2-3 पूछ देगा। परीक्षा और ज्ञान के लिए ये बहुत ज़रूरी है, हम परीक्षा और ज्ञान दोनों के लिए पढ़ाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। लास्ट तक देखने के लिए आपको ये थैंक्स मेरी तरफ से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि ये नया जो ज्ञान है वो भी पा सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स गो। कल मिलते हैं नया वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।